मार्केट के महारथी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौतम शाह। बहुत बहुत स्वागत है गौतम भाई आपका। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज ईटीना स्वदेश को। आप एक ऐसे समय पर आए हैं जिस समय बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी, हमको ये समझने के लिए कि बाज़ार में और कितनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैंने भी करेक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, और एग्जैक्टली मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए। सर आप ही पिछली बार बता के गए थे कि 26,000 का लेवल हम देखेंगे। सर हमने वो 26,000 का लेवल भी देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच मैं सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरफ से आपको मैं कर देता हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि 26,000 जाते आते काफ़ी सारे लोगों को वो हीट महसूस हो रही थी। जो टर्मिनल्स देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं मार्केट्स को, उनको ये समझ में आ रहा था कि थोड़ा कुछ हीटअप हो चुका है, कूल डाउन की ज़रूरत है। मार्केट ने अपने ड्यू कोर्स के हिसाब से थोड़ा करेक्शन भी किया है। सर इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, आपका टेक क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट इंटरनली काफी वीक हो चुका है, क्योंकि हर बार जब करेक्शन आती है तो यही लगता है कि बाजार सपोर्ट लेवल्स बहुत जल्दी ढूंढ लेगा और वहां से वो टर्न अराउंड करके नया हाइज बना लेगा। पिछले 6 से 8 महीनों में यही हो रहा है कि बाजार बहुत जल्दी से रिबाउंड कर जाता है, तो सब कुछ बहुत जल्दी से अच्छा हो जाता है या ठीक हो जाता है, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं रहती है। बट इस बार पहली बार पिछले 7 दिनों में इंडियन मार्केट्स करेक्ट किए हैं और ग्लोबल मार्केट्स एकदम स्टेडी रहे हैं। अब इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि एक चाइना फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट मेरा ये मानना है कि इंटरनली अगर आप चार्ट्स को देखें, चाहे वो डेली, वीकली और मंथली हो, तो मुझे लगता नहीं है कि एक नॉर्मल सा करेक्शन है एंड देयर इज डेफिनिटली अ लॉट मोर स्कोप ऑन द डाउन साइड, क्योंकि मार्केट कोई भी सपोर्ट लेवल पे संभल नहीं पा रहा है। पहली बार हम मूविंग एवरेजेस को ब्रेक ब्रेक कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में पहली बार हम मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहे हैं, तो समझना ये ज़रूरी है कि अब सेलर्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के सिनेरियो में। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ अराउंड 24,800, वहाँ पर बुल्स एक फाइट दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर वो नंबर ब्रेक करता है तो हम 24,000 तक भी जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ 25,500 25,600 का बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट थोड़ी बहुत ओवरसोल्ड है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो एक 200 300 400 पॉइंट का पुल बैक कभी भी आ सकता है, बिकॉज वी आर जस्ट ओवरसोल्ड। बट अब वो टर्न अराउंड करके नया हाइज बनाना मेरे हिसाब से इतना जल्दी होगा नहीं। और वैसे भी हम अर्निंग सीजन में जा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है, क्रूड वापस बढ़ने लग गया है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत उछाल आ रही है। तो इस सारे फैक्टर्स को देख के मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 हफ्ते मार्केट एक रेंज में रहेगा विद अ स्लाइटली डाउनवर्ड बायस। हड़बड़ी मत कीजिए खरीदारी करने के लिए। आई थिंक आपको और लोअर लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, और लोअर लेवल्स मिल सकते हैं, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। 24,800 एक अहम सपोर्ट एरिया हो सकता है। पुल बैक आया तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट तक का पुल बैक ही होगा, इससे बड़ा पुल बैक नहीं होगा। और ये एक सिर्फ पुल बैक के तौर पर देखा जाए, इसको स्ट्रेंथ, ताकत या नए हाई की तरफ जाने वाले रास्ते के तौर पर ना देखा जाए। गौतम भाई इसी तरह से आप मेरे को जरा बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दीजिए। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? ये पहले थोड़ा डाइवर्जेंस भी दिखा रहा था, अंडर परफॉर्मेंसेस की थोड़ी ज़्यादा ही थी। देखिए, ओवरऑल बेसिस में तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, क्योंकि जब भी वो चलता है तो उसी पेस से वो नीचे आ जाता है। पिछले 15 दिनों में यही हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में इतनी अच्छी तेजी आई, 54,500 के लेवल्स हमने टेस्ट किए। 55,000 का एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस था, सो वहां से वो करेक्ट किया। और अब जिस तरह से गिरा है और जिस तरह के लार्ज कैप स्टॉक्स में सेटअप है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस चला गया है और वहां पर वो वापस अंडर परफॉर्मेंस आ चुकी है। और वो जनरली ऐसे ही चल रहा है पिछले 1 साल में, 2-3-4 हजार पॉइंट चलता है, फिर वापस वो गिर जाता है। तो एक सस्टेनेबल अपट्रेंड हम वहां नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे 49,500 तक जा सकता है। काफी वॉलेटाइल है और जो टॉप स्टॉक्स है उनके चार्ट्स वापस खराब से हो गए हैं। और अगर बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे, अगर रिलायंस अच्छा नहीं करेगा, जो हमारा व्यू है, तो मार्केट इतना आसानी से संभल नहीं पाएगा। सो धीरे धीरे 49,500 का प्लानिंग करना चाहिए, और ऊपर की तरफ में 52,500 5300 का अब सीलिंग हो गया है, उसके ऊपर जाते नहीं लगता है। दो सेक्टर है जो हमें अच्छे लगते हैं इस लेवल्स पे, वो है मेटल्स और आईटी। वहां पर आप खरीदारी कीजिए, वहां पर आप कमिटमेंट बढ़ाइए, और दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करना बेटर है या दूर रहना बेटर है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे और दो सेक्टर्स गौतम जी ने हाईलाइट किए। नमस्कार गौतम जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, मेटल्स पे आपका काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू है, कुछ समय से आप काफ़ी बुलिश हैं इस पूरे स्पेस में, और हमने देखा भी कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस रिएक्शन रहा। बट इसका की ट्रिगर जो रिसेंटली आया है वो है चाइना रीओपनिंग थीम। ऐसे में गौतम जी कोई और थीम, मे बी केमिकल्स, जो कि आपको पसंद आते हों,
क्योंकि हाल फिलहाल कुछ केमिकल काउंटर्स, एग्रो केमिकल प्लेस भी थोड़ा सा मूव हो रहे थे, तो इससे रिलेटेड कोई थीम है जो कि आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, एक चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहीं रहना है जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और मेटल्स और आईटी में मेरे हिसाब से अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मेटल्स में हम यहाँ से 25% की तेजी देख रहे हैं, अगर किसी का 12 से 15 महीने का व्यू है तो। और उसमें नई ब्रेकआउट आई है, फंडामेंटल टेलविंड भी है, जैसे आपने ठीक कहा। चाइना का जो कमेंट्स आए हैं, चाइना का जो रीओपनिंग ट्रेड है, उसके कारण मेटल स्टॉक्स ग्लोबली विल डू वेरी वेल, एंड बेस मेटल प्राइसेस विल डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो दैट्स वन पॉकेट जहां पर कमिटमेंट कीजिए। और वहां पर देखिए, वैल्यूएशंस आउट ऑफ वैक नहीं है। अगर आप जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को को देखिए, हिंडाल्को एक 15-16 पी पे मिल रहा है। और आजकल के जमाने में रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स और कितने पीएसयू स्टॉक्स है जो 50, 60, 70 पी पे जस्टिफाई हो रहे हैं, तो आप हिंडाल्को 15 पी में क्यों नहीं खरीदेंगे? इट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक, नो रिकमेंडेशन हियर, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। बट आपने केमिकल्स के बारे में कहा, केमिकल्स 2.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है। केमिकल्स भी हमें सेलेक्टिवली अच्छा लगता है, बट ओवरऑल बेसिस पे अभी भी कोई ट्रेंड प्रॉपर बना नहीं है। अब जैसे वहां आप पीआई इंडस्ट्रीज को देखिए, दीपक नाइट्रेट को देखिए, तिरुमलाई केमिकल्स को देखिए, ये सब अच्छे चार्ट्स है। तो केमिकल्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बट नॉट द एंटायर बास्केट। ठीक है, केमिकल में भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक होनी है। तो दो चार बहुत ही अहम चीज़ें बताई हैं गौतम भाई ने। एक तो बाजार में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर वीक हो गया है, 24,000 तक गिरने की आशंका है। गौतम भाई, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। आपसे ज़रा एक और चीज़ समझना चाहेंगे सर। दरअसल हमने बाजार में ये देखा है कि जब भी करेक्शन आता है ऊपरी स्तर से, तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में सेल ऑफ थोड़ा ज़्यादा आता है। हालांकि इस बार हमने वो ट्रेंड देखा नहीं। जितने निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी बैंक गिरे, उसके मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से कम गिरे हैं। तो ये जो कहा जाता है कि बाजार जब थोड़ा सा वीक हो तो आप चले जाइए सेफ्टी देख के बड़े स्टॉक्स में, ब्लू चिप्स में, क्या ये थियरी भी बाजार में काम करेगी, या फिर एज अ होल मार्केट में बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या मिड कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों? नहीं, ये डेफिनेटली इस बाजार में काम करेगी, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें तो हम 24 पी पे हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, और जिस तरह से रुपया आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के पास, जिस तरह का कैश रिजर्व है, आई थिंक वो सब लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाएगा। एंड आई थिंक लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी फ्रॉथ वैल्यूएशंस पे नहीं है। तो आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द टॉप 100 स्टॉक्स। थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, बट वो कोलैप्स नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं गिरेंगे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हुआ क्या है, पिछले एक महीने में जब निफ्टी 26,200 तक गया, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और अगर आप ब्रेड डेटा को देखें, पिछले एक महीने की डेटा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट इंटरनली काफी वीक हो रहा था, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट वर participating with the Nifty and with the NSE 500 was reducing on a daily basis. So that was a concern. मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से वीकनेस आ रही है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एकदम कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 5 से 10% की फॉल इंडेक्स पे आ सकती है। अब एनीथिंग दैट इज सब स्टैंडर्ड, जो थोड़े से बी ग्रेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, वहां पर प्रॉब्लम रहेगी। बट अगर आपका ए ग्रेड में इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। आई थिंक उसमें बने रहिए। बट कमिंग बैक टू द की पॉइंट, अगर इस मार्केट एनवायरनमेंट में अगर आप लार्ज कैप्स में ज्यादा कमिटमेंट करते हैं और गोल्ड और सिल्वर में अच्छा कमिटमेंट करते हैं, तो वो बेहतर है। गौतम भाई, थोड़े से ना स्टॉक स्पेसिफिक आपसे जरा सवाल पूछते हैं। अगर हम बड़े शेयरों की बात करें जो कहीं ना कहीं बाजार को सहारा देने का भी काम करते हैं, अब रिलायंस का जो शेयर है 2800 के नीचे है, एसबीआई 800 के नीचे हम देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहा है, एचडीएफसी बैंक फिर से 1650 1700 वाली रेंज में आके खड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है कि इनमें एंट्री करना है, या फिर थोड़ा सा प्रेशर और आएगा? आपको कोई और बेहतर स्टॉक अगर दिख रहे हैं, 2-3 अगर आप नाम ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये सब में प्रेशर और आएगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं जहां पर हम इस लेवल्स पे जाके खरीदारी कर सकते। अगर आप सारे जो टॉप स्टॉक्स को देखें, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एकदम अंडर परफॉर्मर, नॉन परफॉर्मर रहा है पिछले 3 महीनों में, क्योंकि वो अच्छे टाइम पे चला नहीं, और अब खराब टाइम में वो नीचे जा रहा है, और यहां से काफी पोटेंशियल लगती है। सो ओवरऑल बेसिस में एनर्जी स्पेस जो है, आई थिंक विल बी अंडर प्रेशर इन द नियर टर्म। बैंक्स में हम बात कर चुके हैं कि वो ज्यादा गिरेंगे भी नहीं, ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, एक रेंज में रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ से 5-7% की डाउनसाइड आई, बट खरीदारी अगर आपको टॉप स्टॉक्स
में करनी है तो आप मेटल्स और आईटी में ही रहिए। मेटल्स में जैसे जेएसपीएल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सब अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे स्ट्रक्चर्स है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, चार्ट्स भी अच्छे हैं, तो आई थिंक वहां पर कमिटमेंट कीजिए। और आईटी में मुझे टॉप स्टॉक सारे अच्छे लगते हैं, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अच्छे चार्ट्स है। और ओवरऑल बेसिस पे आईटी इंडेक्स यहाँ से 12 से 15% चल सकता है अगर किसी का 6 से 12 महीना का व्यू है। तो अभी मेरा जो लार्ज कैप रिकमेंडेशन रहेगा वो इन दोनों सेक्टर्स में ही रहेगा, बाकी सब हमें थोड़ी सी खराब लगती है। ठीक है गौतम भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, आपने उसके सर जवाब बहुत अच्छे से दिए, लेकिन चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें सुनने पर बहुत सारा चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। खरीदना एक या दो ही शेयर होगा। थोड़ा अगर हमको आप गाइड कर दें कि अच्छा इसको देख लो, आपने सुन ली ना मेरी बात, सारी समझ लिया, अच्छे से जान ली ना, तो मेरे कहने पर इस शेयर को आप नोटिस कर लो। कोई ऐसा शेयर आप बता सकते हो अगर आपकी कंप्लाइंस अलाउ कर जाएं तो? देखिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो हम कॉशियस हो गए हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप एट दिस पॉइंट। बट अगर आप एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मेटल्स में हमें हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल काफी अच्छी लगती है। आई थिंक वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है और ट्रेंड जैसी मार्केट स्टेबलाइज करेगा आई थिंक इसमें अच्छी तेजी बन जाएगी। और साथ साथ में गोल्ड और सिल्वर, मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 1.5 सालों में मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात की। मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ से और बड़ा कुछ कर जाएगा। गोल्ड धीरे धीरे 3000 के लेवल तक चला जाएगा और सिल्वर धीरे धीरे $37 to $40 इंटरनेशनल प्राइस में चला जाएगा। तो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स में टॉप अप कीजिए। ठीक है गौतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड थी और आपने दी भी, डिलीवर भी किया कि भैया अगर आपको मार्केट से निकलना है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा लगाने की जगह नहीं है, आप गोल्ड और सिल्वर में जा सकते हो। और पिछले 1.5 साल में हमने पहले भी नोटिस किया है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर प्रेशर है, जो मोटा मोटी बातें एक बार सारी स्क्रीन पे लेके आइए, जल्दी जल्दी फायर कीजिएगा। पहला पॉइंट उन्होंने जो निफ्टी पे बताया कि 24,000 तक आ सकता है, जल्दबाजी ना कीजिएगा। 24,800 पे बुल्स बियर फाइट होगी और एक छोटा मोटा पुल बैक आएगा। 49,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, जल्दी जल्दी ना कीजिएगा। मेटल, आईटी उनके पसंदीदा शेयर हैं। बड़े शेयरों की परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा डाउट है, एडवांस डिक्लाइन की रेशो खराब रह सकती है आगे चल के, और गोल्ड और सिल्वर को लेकर वो काफ़ी बुलिश हैं। मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स उनको ठीक लग रहे हैं। इसके अलावा और जो बातें थी हमने सब ग्राफिक्स में लिख दिए हैं, और ये मैं सोशल मीडिया टीम से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि चंक को काट के अच्छे से डाल दें, ताकि सेंस ऑफ अ मार्केट के अंदर पता लग पाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे को, अभिषेक को, सृष्टि को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कॉलर शो है, अगर आप कार्यक्रम का हिस्सा बन के सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछेगा, मेथड आपके पास ऑलरेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।